गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा हम टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं व्यवसाय के आरंभ मूल घटक। व्यवसाय के आरंभ मूल घटकों में लास्ट वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था प्लांट लेआउट या संयंत्र अभिविन्यास के बारे में। प्लांट लेआउट या जो संयंत्र अभिविन्यास है वो क्या होता है उसके बारे में आपने समझा कि किसी भी संगठन को स्थापित करने के लिए आपको एक प्लांट बनाना पड़ेगा जहां आप उत्पादन का कार्य कर सके। और प्लांट लेआउट का मतलब उसके लिए रूपरेखा या नक्शा या मैप बनाना, और उस मैप और उस रूपरेखा और उस लेआउट के अकॉर्डिंग, उस प्लान के अकॉर्डिंग उस जगह पर आप क्या करेंगे, सारे संसाधनों को इकट्ठा करेंगे और सारे संसाधनों को इकट्ठा करके वहां पर उद्योग को प्रारंभ करेंगे, उत्पादन को प्रारंभ करेंगे। इसे संयंत्र अभिविन्यास या प्लांट लेआउट जो है वो कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगला बिंदु आता है जिसको हम बोलते हैं सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल। सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल का मतलब ये होता है कि जो लेबर है, जो श्रमिक है, वो कुशल होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए और उनकी उपलब्धता भी हर समय होनी चाहिए। भाई उद्योगों को चलाने के लिए, उत्पादन का कार्य करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? श्रमिक की आवश्यकता होगी, वर्कर लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। श्रमिक जो है, जो वर्कर लेबर है, वो उद्योगों को चलाने के लिए उनके पहिए की तरह काम करते हैं, वो व्हील होते हैं, और वो नहीं है तो उत्पादन का कार्य रुक जाएगा। आप खाली मशीनों से उत्पादन थोड़ी ना कर सकते। उन मशीनों को चलाने के लिए आपको लेबर और श्रमिक की भी रिक्वायरमेंट तो होगी। मशीनें हैं तो आपको कम श्रमिक की रिक्वायरमेंट होगी, कम श्रमिकों की आवश्यकता होगी। मशीन नहीं है तो आपको हाथों से काम कराना है और मैनुअल वर्किंग ज्यादा होती है तो ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो आपको लोगों की आवश्यकता, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधनों की आवश्यकता तो होती ही है। तो एक व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले व्यवसायी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह उस स्थान का चयन करे जहां पर आसानी से उसे क्या मिल जाए, अपने उद्योग के अनुसार जो लेबर चाहिए, अपने व्यवसाय के अनुसार जो श्रमिक चाहिए वो श्रमिक मिल जाए। वो सक्षम श्रमिक, वो स्किल्ड जो एम्प्लॉई है, अगर वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं तो उसका उद्योग चल पड़ता है। अन्यथा श्रमिकों की वजह से काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको हो सकता है दूर स्थानों से भी श्रमिक मंगाने पड़ेंगे जो महंगे हो सकते हैं, उनको ज्यादा मजदूरी, ज्यादा पारिश्रमिक देना पड़ सकता है। तो जिस स्थान का निर्धारण किया जाए उस स्थान का निर्धारण करने से पहले श्रमिकों की उपलब्धता के बारे में, कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में विचार कर लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड लास्ट टॉपिक है, अंतिम दूसरा घटक है जो आता है जिसका नाम है टैक्स स्ट्रक्चर, कर ढांचा। कि आप जिस व्यवसाय को प्रारंभ कर रहे हैं उस व्यवसाय में करों की स्थिति क्या है, टैक्स कितना लगता है। आप जिस वस्तु का व्यवसाय कर रहे हैं उस वस्तु के ऊपर कर की दर क्या है, या जिस सेवा का व्यवसाय कर रहे हैं उस सेवा के ऊपर कर की दर क्या है। कर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जो सीधे उसी व्यक्ति के ऊपर लगता है, जो व्यक्ति ऐसा पैसा कमाता है, उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। उसको डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से, प्रत्यक्ष करों के नाम से जाना जाता है। जैसे इनकम टैक्स, जैसे वेल्थ टैक्स जो वेल्थ के ऊपर लगता है। भाई जिसके पास संपत्ति होगी और सरकार की द्वारा दी गई लिमिट 100 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा की होगी तो उसको उसकी वेल्थ के ऊपर वेल्थ टैक्स और देना पड़ेगा। और आय ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो ज्यादा इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो लेकिन देना तो उसी व्यक्ति को पड़ेगा ना, कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं देगा ना कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा है। तो आयकर और संपत्ति कर, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर होते हैं इनकम, अप्रत्यक्ष कर को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीटी। आईडीटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है? इस तरह के टैक्सेस या इस तरह के कर जिनका भार उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता बल्कि उसका भार किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। किस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है? जो व्यक्ति इस तरह की वस्तु
और सेवा का कंजप्शन करता है। जो व्यक्ति इस तरह की सेवा का उपभोग करता है, कंजप्शन करता है, जो उस वस्तु का यूज करता है, जो सेवा का लाभ उठाता है, उस व्यक्ति को वो कर देना पड़ता है। इस तरह के कर को हम किसके नाम से? अप्रत्यक्ष करों के नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जानते हैं, आईडीटी के नाम से जानते हैं। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे जीएसटी, पहले जीएसटी से पहले टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर काफी सारे थे, जैसे सेवा कर, सर्विस टैक्स। सेल्स करोगे, बेचोगे माल तो बिक्री कर, बेचने का कर जिसको बोलते हैं सेल्स टैक्स। वस्तु बनाओगे तो बनाने के ऊपर कर, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। बाहरी देशों से आप खरीद करके लेके आओगे तो उसको बोलते हैं आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी। बेचोगे तो निर्यात कर, एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। इसको कस्टम ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे स्थानीय कर थे, अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय कर थे जो उस वस्तु के ऊपर लग जाते थे और वस्तु महंगी भी हो जाती थी। सरकार ने ये सुधार करने के लिए और इतने सारे करों को हटा करके एक कर लागू कर दिया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। अब वस्तुओं के ऊपर अलग अलग तरह के जो सारे कर मैंने आपको बताए हैं वो नहीं लगते, एक ही कर लगता है बस, वो भी कब? बेचने पर। जब आप गुड्स को सेल करोगे तो सेल करने पे जो पहले सेल्स टैक्स लगता था अब जीएसटी के नाम से जाना जाता है और सेल्स टैक्स जो है उसका भुगतान किया जाता है। अब बनाने के ऊपर कोई कर नहीं लगता, अब एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी बस। अब सारे कर जो हैं, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, सब खत्म कर दी है सरकार ने। तो जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें आता है जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर उसको चुकाना है जो उस वस्तु को उपभोग करेगा। जैसे मान लो एक बिस्किट है जिसका 10 रुपए का एमआरपी है, उसके अंदर 2 रुपए टैक्स के हैं। तो जब हम उस वस्तु को, उस गुड्स को, उस बिस्किट को अपने यूज में लेने के लिए, खाने के लिए, उपभोग करने के लिए खरीदेंगे तो हम 10 रुपए का भुगतान करेंगे। वो दुकानदार 10 रुपए में से 2 रुपए जो टैक्स के हैं वो तो सरकार को जमा करा देगा और 8 रुपए खुद की जेब में रख लेगा, जिसमें उस वस्तु की लागत भी है और उसका मुनाफा भी है, उसका प्रॉफिट भी है। ठीक है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष कर का भुगतान वो करता है जो उस वस्तु को खरीदता है, जो उसका उपभोग करता है। खरीद कर उपभोग करता है, खाली नहीं खरीदता ही नहीं है, खरीद कर उपभोग करता है। तो हमने बिस्किट खरीदा, हमने वस्तु खरीदा, कंजप्शन यूज में लेने के लिए खरीदा, हमने यूज में लिया तो हमने जीएसटी दिया, हमने टैक्स का भुगतान किया। ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष कर है। अब आप क्या समझोगे इस बिंदु में? इस बिंदु में आपको ये समझना है कि एक व्यवसायी को उस वस्तु का चुनाव करना चाहिए जिसके ऊपर करों की दर कम है, क्योंकि वो अधिक दर वाली वस्तु का चुनाव करेगा तो उसके लिए व्यवसाय करना मुश्किल हो जाएगा, व्यवसाय करना दुर्भर हो जाएगा, क्योंकि अधिक कर का भुगतान उसको समय समय पर करना पड़ेगा। तो करों की दरों को ध्यान में रखकर भी वस्तु का, व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले वो देखे कि कर की दर उसके ऊपर क्या लग रही है और उसे कुछ लाभ होगा उस व्यवसाय को प्रारंभ करने से या नहीं। इन सारी बातों को ध्यान में रख के एनालिसिस करके फिर व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। ठीक है। और लास्ट बिंदु है जिसको हम बोलते हैं उद्यम परिवर्तन। उद्यम परिवर्तन का मीनिंग ये हो गया व्यवसाय को प्रारंभ करना। उद्यम का मतलब होता है व्यवसाय, व्यवसाय को, परिवर्तन का मतलब होता है प्रारंभ करना। जब इन सारे बिंदुओं की तरफ आपने देख लिया, इन सारे बिंदुओं को आपने एनालिसिस कर दिया और सारे बिंदुओं का एनालिसिस करने के बाद में सारी चीजों के बारे में आपने नॉलेज या जानकारी ले ली, तो लास्ट बिंदु क्या आता है? सबसे लास्ट में अंतिम रूप से व्यवसाय क्या करेगा? व्यवसाय को प्रारंभ कर देगा। ठीक है। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर व्यवसाय को प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि व्यवसाय अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक चल सके। ठीक है बेटा। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। व्यवसाय के आरंभ मूल घटक वो कौन कौन से बिंदु थे जिन्हें एक व्यवसाय को प्रारंभ करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ में आपका फर्स्ट नंबर लेसन पूरा हो गया। कल से हम लेसन नंबर 2 प्रारंभ करेंगे।
टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के टाइप्स कौन कौन से हैं, ओनरशिप के टाइप कौन कौन से हैं, स्वामित्व के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे आपने स्वामित्व के प्रकार पढ़े थे ना, पहले मैं बिंदु आया था बताया था। अब विस्तार से हम पढ़ेंगे, जैसे एकल स्वामित्व फर्म है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, HUF फर्म है, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।